नमस्कार, मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि व्हील के आविष्कार के बाद कोई अन्य खोज जिसने कि रफ्तार, गति, वेग, स्पीड के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाई है तो वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की खोज लगभग 170 वर्ष पहले 1850 में हुई थी और तब से लेके आज तक वो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में अन्य वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा, उन पर काफ़ी कार्य हुआ, लेकिन जल, थल और वायु परिवहन में यदि हम देखें तो आज भी क्रूड ऑयल की ऊर्जा का कोई पर्याय नहीं है। मोटरसाइकिल्स या कार्स की यदि हम बात करें तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद अभी 30 वर्ष और लगेंगे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पर्याय बनने में क्रूड ऑयल का। इस कारण यदि हम देखें तो आज के संदर्भ में क्रूड ऑयल के बिना विश्व की जो कल्पना है वो करना भी लगभग असंभव है। और इसकी इसी महत्ता को देखते हुए क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। साथ ही इसका एक और कारण है क्योंकि जब क्रूड ऑयल को निकाला जाता है तो इसका जो रंग होता है वो बिल्कुल काला होता है और जब इसको परिष्कृत किया जाता है यानी रिफाइन किया जाता है तो इसका जो रंग है वो सुनहरी हो जाता है, यदि पेट्रोल और डीजल का कलर यदि आप देखें तो। इस कड़ी में बात करेंगे क्रूड ऑयल से संबंधित कुछ आंकड़ों की, कुछ स्टैटिस्टिक्स की और उसके पश्चात नज़र डालेंगे जो पेट्रोलियम पॉलिटिक्स होती है जो कि प्रभावित करती है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को और उसकी कीमतों को। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं क्रूड ऑयल से संबंधित कुछ आंकड़ों पर। क्रूड ऑयल को नापने की जो इकाई है वो है बैरल्स। एक बैरल 42 गैलन या 159 लीटर के बराबर होता है। यदि उसके जो प्रतिदिन जो उत्पादन को नापने की इकाई की यदि हम बात करें तो वो है मिलियन बैरल्स पर डे। 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। विश्व बाजार की यदि हम बात करें तो लगभग खपत और जो उत्पादन है वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे का है। ये एक लगभग इकाई ली गई है एक समझ के हिसाब से। पिछले 5 वर्षों की यदि हम बात करें तो ये जो इकाई है या ये जो नंबर है करीब 95 से लेकर के 98 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास है। 2020 कोविड के कारण अर्थव्यवस्था खराब थी पूरे विश्व की, तो जो खपत थी वो 85 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास थी। विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है कौन से देश करते हैं? सबसे पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि लगभग 15% जो पूरे विश्व की जो उत्पादन क्षमता है उसको पैदा करता है। उसके बाद रशिया और फिर सऊदी अरेबिया, कनाडा और इराक। बात करते हैं एक समूह की जिसका नाम है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 देश इसके सदस्य हैं और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया। 1960 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य कारण था स्थापना का कि अपने जो हित हैं उनका रक्षा करना और साथ ही जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करना। तथापि यदि हम बात करें तो सऊदी अरेबिया इस ओपेक का जो इस्तेमाल है वो पेट्रोलियम पॉलिटिक्स के लिए करता है, जिसकी बात हम कुछ देर बाद करेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने वाले जो देश है उसमें सबसे पहला नंबर आता है अपने सऊदी अरेबिया का, दूसरे नंबर पर है रशिया, उसके बाद इराक, चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके बाद 5वें नंबर पर कनाडा का नंबर आता है। यदि खपत के मामले में बात करें तो विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का लगभग 20% खपत उनके देश में होती है। दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है जो कि पूरे विश्व के उत्पादन का लगभग 5% जो है हम खपत करते हैं अपने देश में। यदि भारत के कुछ आंकड़ों की बात करें तो हम अपनी 85% जो आवश्यकता है उसका आयात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो केवल 15% होता है। हमारे जो मुख्य आयातक देश हैं सबसे पहले जो है वो इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर यूएई और चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज से यदि 1 या 2 साल पहले बात करें तो ये नंबर जो है वो वेनेजुएला या ईरान का था, लेकिन जब से
अमेरिका ने इन दो देशों पर अपने प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद से हमारा जो आयात है इन दो देशों से वो शून्य है। इसके बाद यदि हम देखें कि जो क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो कितनी आती है, खाड़ी देशों का यदि हम देखें जो कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक की है, वो लगभग $10 प्रति बैरल के आसपास जो लागत है वो आती है उत्पादन करने की। बाकी अन्य देशों की यदि हम देखें तो लगभग $25 के आसपास है। शील गैस हमने अलग से लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, वो करीब $46 है। और वो अभी एक ये नई तकनीक है जो कि पिछले 10 या 12 सालों में आई है, और उसकी जो प्रोडक्शन की जो लागत होती है वो ज़्यादा होती है। तो यदि हम बाकी देशों की बात करें तो आज के स्थिति में जो क्रूड ऑयल पर बैरल की जो कीमत है वो $88 है। और यदि मान लीजिए 10 या 12 या $15 प्रति बैरल यदि लागत आती है उसको उत्पादित करने की, तो मुनाफा कितना ज़्यादा है। और यही एक कारण है कि तमाम जो खाड़ी के देश हैं, वो चाहे आप देखें कुवैत या बहरीन या ओमान या यूएई, उन्होंने अपने जो शहरें हैं या अपने देश हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक अच्छा बनाया है। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, जबकि एक बहुत ही गरीब कंट्री है अफ्रीका का नाइजीरिया, और वो यदि हम देखें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल उत्पादित करने वाले देश हैं। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने क्रूड ऑयल के पैसे से एक नई राजधानी बनाई थी, और आज उनकी राजधानी का नाम है अबूजा। संयोग से उस अबूजा में मुझे कई बार जाने का मौका मिला, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत में इवन कोई बहुत छोटा शहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम्स के मामले में उसके निकट नहीं आता है। मैं कोई उस देश की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बाकी देश की स्थिति खराब है, लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से ऑयल के पैसे को जो है इन्वेस्ट किया गया कुछ देशों के द्वारा। तो अबूजा आज भी मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत राजधानी है। इवन शहर के अंदर जो है वो 6 लेन रोड्स हैं। तो ये था एक परिप्रेक्ष्य जो हमारे क्रूड ऑयल है उससे संबंधित विभिन्न आंकड़ों का। अब चर्चा करेंगे क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन से हैं। मुख्यतः यदि हम देखें तो 2 कारण हैं। पहला है आपूर्ति और आवश्यकता का अंतर, यानी डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है वो, और दूसरी जो है वो है पेट्रोलियम पॉलिटिक्स। तो यदि पहले हम डिमांड और सप्लाई की बात करें या आपूर्ति या आवश्यकता की बात करें, एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। कई बार भारत में भी आपने देखा होगा कि आलू या प्याज की जो कीमतें हैं वो एकदम से बढ़ जाती हैं, और मालूम पड़ता है कि उसका कारण ये था कि फसल किसी कारण से खराब हो गई थी, तो जो आगमन है फसल का वो कम है, लेकिन आवश्यकता जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण कीमत जो है बढ़ जाती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि इन चीज़ों की जो आलू या प्याज की जो कीमत है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फसल जो है बहुत ज़्यादा हो गई, यानी आपूर्ति ज़्यादा हो गई, लेकिन जो आवश्यकता है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, तो निश्चित रूप से जो दाम है वो कम हो जाते हैं। तो क्रूड ऑयल की भी स्थिति में यदि हम देखें तो विश्व मार्केट में ये होता है, यदि अर्थव्यवस्था विश्व की यदि तेजी से ग्रोथ पर है, यानी तेजी से वृद्धि कर रही है, तो जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं या क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो ज़्यादा होती है। और यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था यदि गिराव पे है तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा के साधनों यानी क्रूड ऑयल की जो आवश्यकता है वो कम हो जाती है, और उसके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं। यदि आप ये चार्ट को देखें, 2010 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर बैरल करीब 120 थे, जो कि 2016 में यदि आप देखें तो लगभग $25 प्रति बैरल हो गए, और उसके बाद जो है वापस ये करीब $80 के आसपास गए। कोविड के कारण सबसे अपने निचले स्तर पे थे, करीब $21 प्रति बैरल, और अब आज की स्थिति में यदि हम देखें तो वापस ये करीब $88 प्रति बैरल के आसपास है। अब क्योंकि यदि हमने देखा कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो क्रूड ऑयल पे ही चलती है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो यही है, तो प्रत्येक जो बड़े देश हैं या जो महाशक्तियां हैं वो क्रूड ऑयल पर अपना नियंत्रण जो है वो रखना चाहती हैं। अब बात करते हैं उदाहरणों की। यदि हम देखें तो अमेरिका विश्व के सबसे बड़े भाईजान हैं, और उनकी दादागिरी के आगे किसी की भी चलती नहीं है आजकल।
2003 का उदाहरण लेते हैं, सद्दाम हुसैन साहब इराक की बात करते हैं। इराक जो है विश्व में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो उत्पादित करने वाला देश है, हमने आंकड़े भी देखे थे। और सद्दाम हुसैन साहब थोड़ी अपनी उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और बुश साहब ने ऐसा बोला कि जो इराक है वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इस देश को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, और जो है सद्दाम हुसैन साहब जो है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है साहब, उन्होंने हमला किया, और वैसे यदि देखें तो उस देश में एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, लेकिन अपनी दादागिरी के कारण उस देश को लगभग बर्बाद कर दिया। 2011 में जब ऑफिशियली जब यूएसए उस देश से बाहर निकला, पीछे क्या छोड़ गया? आईएसआईएस, जिसने 2014 में अपना परचम लहराया कि अब हम जो मुस्लिम हितों की पूरे विश्व में रक्षा करेंगे। और आईएसआईएस ने क्या किया विश्व में वो सभी का मालूम है। किसने किया ये सब? अमेरिका ने, क्योंकि वो चाहता था कि ऑयल का एक सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर जो देश है वो मेरे कहने पर चलना चाहिए, और जो सद्दाम हुसैन साहब थे वो जो है उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करते थे। दूसरी दादागिरी यदि आप देखें तो 2014 की बात है, तब जो राष्ट्रपति थे यूएसए के वो थे बराक ओबामा साहब, और उनके पड़ोस में एक देश है वेनेजुएला, और ध्यान रखिएगा वेनेजुएला में विश्व के क्रूड ऑयल के सबसे ज्यादा भंडार है। इस कारण वहां के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर मदुरो, वो भी थोड़ी अपनी ऐंठ में रहते थे, और उनका जो झुकाव है वो चाइना और सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा था। अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं थी, और उन्होंने क्या किया 2014 में ये बोला कि उन्होंने मानवाधिकार के जो चीज़ें हैं उनका उल्लंघन होता है उनके देश में, और तमाम जो प्रतिबंध है उस देश पर लगा दीजिए। उस देश का क्या हाल हुआ 2018 में, जब वहां पे अंतिम आंकड़े पेश किए गए मुद्रास्फीति के या इन्फ्लेशन के, तो वहां पे जो इन्फ्लेशन थी 2,00,000% थी। इसको शायद गणना कर पाना भी कम से कम मेरे लिए तो मुश्किल है, या समझ पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। भारत में जब जो इन्फ्लेशन के या मुद्रास्फीति के जब आंकड़े आते हैं और वो यदि डबल डिजिट में चली जाती है तो हल्ला हो जाता है। वहां पे 2018 में इन्फ्लेशन 2,00,000% थी। हो सकता है इसका मतलब मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि मान लीजिए कोई चीज अभी 100 रुपए में बिक रही है, तो हो सकता है कि 5 मिनट बाद शायद उसकी कीमत 200 रुपये हो जाए। ये स्थिति उस देश की है, और वो देश किसी भी और कंट्री को अपना जो तेल है वो नहीं बेच सकता, क्योंकि इतने सारे जो सैंक्शंस हैं या प्रतिबंध हैं उस देश पर लगा रखे हैं। वहां के लोग विवश हैं लैटिन अमेरिका के विभिन्न कंट्रीज में जाकर के काम धंधा ढूंढने के, लगभग बर्बाद हो गया देश। 2018 के बाद उन्होंने मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो पेश करना ही बंद कर दिया। एक और उदाहरण लेते हैं 2016 का। ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति बने, उससे पहले ओबामा साहब ने एक संधि की थी ईरान के साथ अपने परमाणु असलहा पे, कुछ न्यूक्लियर पावर से संबंधित कोई संधि थी, और हमारे ट्रंप साहब बोले कि ये हमें संधि पसंद नहीं आई, और उन्होंने वापस जो है ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान भी यदि आप देखें तीसरा ऐसा कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि विश्व में क्रूड ऑयल पैदा करने वाले वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज हैं। तो कुल मिला के यदि आप देखें तो आज ईरान पर भी सैंक्शंस हैं और प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत जो कि उसका सबसे बड़ा एक, हम काफ़ी अपना क्रूड ऑयल वहाँ से खरीदते थे और अपना काफ़ी चावल और अन्य चीज़ें हम उस देश को बेचते थे, हम वो जो आयात और निर्यात का जो काम है उस देश के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसए को ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये सब लड़ाई है नियंत्रण की, जिसको हम पेट्रोलियम पॉलिटिक्स बोलते हैं। और आज ईरान किसी भी देश को अपना जो क्रूड ऑयल है वो निर्यात नहीं कर सकता। चोरी छुपे मेरे ख्याल से वो जो अपने लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको बाय रोड जो है क्रूड ऑयल भेजते हैं, और इसके साथ निश्चित रूप से चाइना और जो साउथ कोरिया है वहाँ पे थोड़ा बहुत निर्यात उनका होता है। तो ये है अमेरिका की नीति कि जो भी देश उनके समान नहीं चलेंगे उनको किसी भी तरह नियंत्रण में लाने के लिए हम काम करेंगे।
और इन देशों में जब अस्थिरता की स्थिति होती है या लड़ाई की स्थिति होती है तो उनके लिए दो उनके निशाने साधने में कामयाब हो जाते हैं। पहला तो नियंत्रण, और दूसरा उनके जो वेपन्स होते हैं या उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको निर्यात करने में बड़ी आसानी होती है, और उनकी जो तमाम फैक्ट्रीज हैं अपने देश में उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से चालू हो जाता है। तो उनके लिए तो काम बराबर ही रहता है। आज की यदि स्थिति हम देखें तो जैसा हमने बोला कि $88 पर है क्रूड ऑयल। बुश आज के जो राष्ट्रपति हैं हमारे बाइडेन साहब, उनको ये पसंद नहीं है कि क्रूड ऑयल जो है वो इतनी ऊंचाई पर चला जाए। क्यों? वो चाहते हैं कि क्रूड ऑयल जो है लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो बाकी इकोनॉमी में जो चीज़ें होती हैं उनकी जो कीमत होती है वो भी बढ़ जाती है, और कीमतें बढ़ने के कारण जो खपत है वो कम हो जाती है, यानी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो थोड़े गिराव पे आ जाती है। और बाइडेन साहब को जवाब देना अपने देश में भारी पड़ जाएगा यदि इकोनॉमी जो है या अर्थव्यवस्था जो यूएसए की है वो नीचे चली जाएगी। तो उनका ऐसा मानना है कि जो क्रूड ऑयल है वो $60 के आसपास होना चाहिए। अब क्रूड ऑयल को प्रभावित कौन करेगा? ठीक है, वो खुद भी अच्छा खासा जो उत्पादन है वो अपने देश में करते हैं, लेकिन इधर सबसे बीच में सबसे महत्वपूर्ण आदमी आ जाता है। दो लोग आ जाते हैं, वो है एक तो रशिया, पुतिन साहब, और दूसरे हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्योंकि एक तरीके से जो ओपेक है उसके वो मालिक है, और 30% जो ओपेक का वर्ल्ड का जो उत्पादन होता है वो ओपेक करता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और उसकी जो कमान है वो अपने सऊदी अरेबिया के पास है। अब सऊदी अरेबिया का ये जो झुकाव है या ये जो एक प्रकरण है वो समझना बड़ा जरूरी है। सऊदी अरेबिया के इस समय जो क्राउन प्रिंस हैं वो है मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी उम्र है केवल 37 साल। 2017 में उनके पिताजी ने उनको क्राउन प्रिंस बनाया, और देश की जो बागडोर है उनके हाथ में है। बिल्कुल यंग है, एनर्जेटिक है। उनकी जो है 2018 में एक घटना हुई। एक जर्नलिस्ट है, उनका नाम है मिस्टर जमाल खशोगी, जो कि सऊदी अरेबिया के हैं और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह के लिए काफ़ी लिखते हैं, और जो सऊदी अरेबिया का जो राज परिवार था उसके बारे में बड़ी टिप्पणी किया करते थे नेगेटिव वे में। और जो मोहम्मद बिन सलमान साहब आए उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। 2018 अक्टूबर की बात है कि खशोगी जी को जो है इस्तांबुल यानी टर्की में सऊदी अरेबियन कॉन्सुलेट में बुलाया गया किसी कार्य से, कुछ पेपर्स पे साइन कराने होंगे। तो खशोगी साहब प्रवेश तो किए लेकिन कॉन्सुलेट से बाहर नहीं निकले। तो ये बात तो कंफर्म है कि वो जो है जिंदा नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई। अब अमेरिका जो है हमेशा जब सऊदी अरेबिया को परेशान करना होता है या मोहम्मद बिन सलमान साहब को परेशान करना होता है तो ये वाली जो बात है उसको मीडिया में उठाना चालू कर देते हैं कि खशोगी साहब का क्या हुआ, या हमारे पास सारे उसके सबूत हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर क्या हुआ था। आज भी यदि स्थिति देखें, यदि इससे पहले ट्रंप साहब थे, ट्रंप साहब को यदि नब्ज दबानी होती थी मोहम्मद बिन सलमान साहब की या सऊदी अरेबिया की, तो वो खशोगी साहब का नाम जो है वो ऊपर कर देते थे। होता क्या है ऐसी स्थिति में? वो निवेदन करते हैं कि भैया एक काम कीजिए, यदि सऊदी अरेबिया अपने ओपेक के मेंबर्स के साथ यदि मान लीजिए क्रूड ऑयल आज जो प्रोडक्शन हो रहा है या जितना उत्पादन हो रहा है, यदि उससे ज्यादा उत्पादन कर दें तो क्या होगा कि विश्व में जो क्रूड ऑयल की जो उपलब्धि है या आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी और प्राइसेस जो है या कीमतें जो है नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी भी बाइडेन साहब ये चाहते हैं कि $88 जो है वो एक संकट की घड़ी है, और किसी तरीके से ओपेक और साथ में रशिया से तो बनती नहीं है, क्योंकि पुतिन साहब हमेशा चाहेंगे कि कुछ ना कुछ उंगली बाइडेन साहब के करते रहें। तो वो चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि किसी तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए ओपेक का, जिससे कि विश्व मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो नीचे हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है उनकी बात मान नहीं रहे हैं। ऐसा भी मालूम पड़ा है कि
दोनों में अनबन बहुत ज़्यादा है। शायद पिछले कुछ महीनों में 2 बार मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो है बाइडेन साहब को फ़ोन भी किया, लेकिन शायद बातचीत नहीं हो पाई। जो भी है, ये पॉलिटिक्स आपस में चलती रहती है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो जो ये महाशक्तियां हैं या क्रूड ऑयल से संबंधित यदि हम संक्षेप में बात करें तो 3 मुख्य स्तंभ हैं जो कि राजनीति करते हैं। सऊदी अरेबिया ओपेक को लेकर के, दूसरा पुतिन साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन है, और तीसरे जो वर्ल्ड की जो महाशक्ति है जो कि खुद बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है क्रूड ऑयल का और नियंत्रण में रखना चाहती है इन तेल की कीमतों को, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है वो नियंत्रित किया जा सके। तो ये है जो पेट्रोलियम पॉलिटिक्स, जो कि एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि हम अंत में बात करें, $88 भारत के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि इतनी ज़्यादा कीमतें रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारे इधर भी जो महंगाई है उसकी दर बढ़ेगी। और साथ में यदि हम देखें कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है या US डॉलर है, उसका जो भारत से बाहर जाना है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि क्रूड ऑयल की कॉस्ट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा डॉलर दे करके क्रूड ऑयल को भारत में लाना पड़ेगा, जिसके कारण जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ जाता है, जो कि दबाव डालता है भारतीय रुपए पर। और इस कारण यदि आप देखें तो यदि आंकड़ों के तौर पे देखें, पिछले वित्तीय वर्ष में जब कोविड के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे थे, लगभग $25-30 या $40 के आसपास थे, तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वित्तीय वर्ष 21 में वो केवल $103 बिलियन था। और यदि आप इस वर्ष वित्तीय वर्ष की बात करें जो कि अप्रैल से दिसंबर तक है, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है या व्यापार घाटा है वो लगभग $140 बिलियन है, और अभी 3 महीने और हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल वो ऑयल के कारण ही है, बहुत अदर और भी कारण है उस ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने के, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो है वो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से है। तो हम लोग भी ये प्रार्थना करेंगे कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो, और ओपेक से और मोहम्मद बिन सलमान साहब से और पुतिन साहब से, सभी से हम निवेदन करते हैं कि जो उत्पादन क्षमता है बढ़ाई जाए, जिससे कि वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो कम हो जाए और भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो ये था जो हमने देखा क्रूड ऑयल, क्यों उसको जो है गोल्ड कहा जाता है, क्यों उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्या उसके आंकड़े हैं, किस तरीके से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उसका उत्पादन होता है, खपत कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, और थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की कि इसकी जो कीमतें हैं वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, और जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है वो किस प्रकार से क्रूड ऑयल को अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए उसका उपयोग करने का प्रयास करती है। तो निवेदन करेंगे, यदि आपको ये पसंद आया हो तो अपने YouTube चैनल पे इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी से निवेदन करेंगे कि सुरक्षित रहें और मास्क पहने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।